नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। देश में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर इस बार हमने सोचा कि क्यों ना नागरिकों के अधिकारों की बजाय आज बात हम खुद अपने कर्तव्यों की करें। हम खुद अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का कितना पालन करते हैं, हम अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का कैसे पालन कर रहे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरी सहयोगी अनुराधा शर्मा मौजूद है और स्टूडियो में हमारे साथ है राशि गर्ग भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराधा, और राशि आपका भी। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम तीनों आज एक साथ और अपने कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। आप दोनों से सवाल है मेरा, अनुराधा और राशि, आपको क्या महसूस होता है? क्या एक भारतीय नागरिक होने का फर्ज देश के वासी निभा रहे हैं? क्या देश में अब यानी कि वर्तमान में जो बेटियों के साथ हो रहा है, क्या उस पर आम लोगों का गुस्सा दिखता है? मेरा दिल कचोटता है जब राम रहीम को 14 महीने में चौथी बार पैरोल मिल जाती है। वो जेल से बाहर आकर दरबार लगाता है और उसके दरबार में बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक नतमस्तक होते हैं, लेकिन हम यानी देश का नागरिक खामोश है। मेरा दिल कचोटता है जब मेरे देश की महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठकर बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच की मांग करती हैं, लेकिन 3 दिन के बाद भी जांच समिति में खानापूर्ति की जाती है। देश का नागरिक फिर भी खामोश है। हम फिर भी खामोश हैं जब देश का पत्रकार जनता की आवाज ही नहीं सुनता। हम फिर भी खामोश हैं जब विपक्ष के सवाल करने पर उसे देश की राष्ट्रीय मीडिया धिक्कारती है। आपको ये तो मालूम होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष कोई पार्टी मात्र नहीं होती, वो जनता की आवाज होती है। विपक्ष की आवाज को राजनीति बताकर सत्ता का गुणगान करना, क्या ये है देश का लोकतंत्र? किसी भी लोकतंत्र की किताब को उठाकर पढ़ लीजिए, सब में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब लोकतंत्र के उन सभी तंत्रों पर, जैसे कि कोर्ट, एजेंसियां, चुनाव आयोग, मीडिया, इन सब पर सत्ता का प्रभाव होता है, तो ऐसे देश में लोकतंत्र मर रही होती है। गणतंत्र दिवस पर हमारी यही कोशिश है भारत के मौजूदा तंत्र को समझने की। अनुराधा, आपसे शुरुआत करूंगी जी। क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं? कर्तव्य कहें नेहा जी, या फिर कुछ और कहें, आज हम लोग सबसे ज़्यादा अधिकारों पर फोकस हो गए हैं। सबसे पहले हमें मौलिक अधिकार याद आते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें हमारे अधिकार क्या हैं। बोलने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाह रहा आज कि हमारे कर्तव्य भी हैं। अधिकारों के साथ संविधान ने कर्तव्य भी दिए हैं हमें, और उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं देश बदल रहा है, अच्छी बात है, देश बदले, लेकिन सामाजिक मूल्य जो हैं जब वो बदल जाते हैं और बदल कर बहुत पीछे हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देश को पीछे ही कर रहे हैं, आगे नहीं लेकर जा रहे हैं। पर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि एक पत्रकार होने का जो कर्तव्य है, और पत्रकार होना अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है, क्योंकि एक पत्रकार ही जनता की आवाज़ होती है, एक पत्रकार ही देश की समस्याओं की आवाज़ होती है। क्या आपको लगता है कि देश में एक पत्रकार होने का जो फ़र्ज़ अदा होना चाहिए आप कर रही हैं, या फिर जो हमारा प्रोफेशन है पत्रकारिता का वो कर रहा है? सच कहूँ नेहा जी, तो लगता तो नहीं है कि मीडिया जिस चीज़ के लिए बना था, जो रोल मीडिया का था, वो आज सही से काम कर रहा है। मतलब मैं खुद एक पत्रकार हूँ। कोशिश ये रहती है मेरे, अगर आप मेरा पर्सनल वो पूछें, तो कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो आवाज़ जनता की है, जो सवाल उनके हैं, उन्हें आगे लाया जाए, अपने विचारों को दूर रखकर। उन खबरों को आप प्राथमिकता देती हैं? बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, वही बात है कि अगर हम फील्ड में जाएं, लोगों से बात करें, तो जब हम लोग कुछ लोगों के ऐसे विचार जानते हैं ना कि इस मुद्दे पे मुझे क्यों बोलना है, मेरा पर्सनल मुद्दा थोड़ी है, या फिर मेरा क्या जाता है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उनको लेना देना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और यही चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं पीछे कर रही है। तो पत्रकार का सबसे बड़ा काम जो आज है, जनता की आवाज़ बनना, वो आवाज़ दब चुकी है। और वो आवाज़ वही कह रहे थे हम, पहले भी हमने बात की थी कि गोदी मीडिया और एक और आवाज़, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, बिल्कुल, ये जिस तरह से बढ़ रहा है ना, उस तरह से सच्ची पत्रकारिता दब चुकी है। राशि, आप क्या कहेंगी कि अपने कर्तव्यों का आप कितना पालन कर पाती हैं? आपने क्योंकि आप एक युवा पत्रकार हैं और
अब पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं देश में। अब गोदी मीडिया है, अब टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर आप जनता की बात या फिर देश की समस्याओं पर ही बात रखती हैं तो ये कहा जाता है कि हम देश का भला ही नहीं कर रहे हैं, हम देशद्रोही हैं। तो आप कहाँ पाती हैं आज की पत्रकारिता को और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? देखिए, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, उस वक्त जब मैं बचपन से ही न्यूज़ चैनल्स देखती थी तो मैंने एक डिफरेंस देखा किस तरह से चीज़ें क्या से क्या बन गई। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कुछ चेंज लेके आऊँ इस चीज़ में, और उसे अकेले लाना तो मुमकिन नहीं है। मुझे याद है जब मैंने अपने फादर को पहली बार कहा था कि मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा, दिस इज़ अ रिस्पेक्टेड जॉब बट इट इज़ ऑल्सो अ डेंजरस जॉब नाउ। वो चीज़ अभी तक मेरे जहन में है, क्योंकि मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर एक ऐसी जॉब जहां आप सच्चाई बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, जहां आप जनता के साथ एक तरह से पूरी बात बताना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है, वो चीज़ आखिर एक डर क्यों बन गई है? किस बात का डर है? सवाल है कि हम डरते किससे हैं? क्यों हम बोल नहीं पाते कि क्या सच्चाई है? क्यों हम सच्चाई सामने रखने से इतना डर रहे हैं कि सब कुछ अब एक तरह से स्क्रिप्टेड लगता है कि हाँ ठीक है, ये हमें पता है कि ये न्यूज़ चैनल यही दिखाएगा, एक एजेंडा सेट हो चुका है कि न्यूज़ चैनल्स का हमें सब पता चल गया कि इस न्यूज़ चैनल के बारे में ये है, एज यू सेड गोदी मीडिया एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि मीडिया का जो काम है वो है देश को आगे बढ़ाना, ना कि उसे पीछे लेकर जाना। और हम एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जर्नलिज्म जा कहाँ रहा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट। जी, यानी कि वो एक जो सकारात्मक पत्रकारिता है उसके लिए आपको ना ही कोई मार्गदर्शन मिल पा रहा है, ना ही आपको कोई प्रोत्साहन ही मिल पा रहा है कि अगर जनता की आवाज़ बननी है तो किस मीडिया चैनल को, किस राष्ट्रीय चैनल को या फिर किन खबरिया जो सोर्सेज हैं उनको देखकर किया जा सकता है। देश में ऐसी कई सारी समस्याएं अभी भी है अनुराधा। समस्याएं हैं महिलाओं की सुरक्षा की। मैंने बात शुरुआत में ही रखी थी कि जो राम रहीम है या फिर जो देश की जो पहलवान खिलाड़ी थी, महिला पहलवान खिलाड़ी की, उनको जंतर मंतर पर बैठकर अपनी जो समस्या है उसको लोगों के सामने रखना पड़ा और कहना पड़ा कि भारतीय कुश्ती महासंघ में अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा यौन शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर कंट्रोल तरीके से काम किया जा रहा है। और इन सब का गुस्सा जो हमारे देश के एक हर नागरिक में होना चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि जब कांग्रेस का वक्त था, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब एक गुस्सा आम लोगों में दिखता था और आम लोग इस गुस्से का इजहार भी करते थे, प्रदर्शन भी करते थे। लेकिन अब ये गुस्सा नहीं है, अब ये डर है। जब ये डर हो जाता है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोग गायब हो गए हैं और सिर्फ तंत्र रह गया। और ये वो तंत्र हैं जिन पर सत्ता का प्रभाव पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इन 8 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व इन सभी तंत्र पर हो गया है, चाहे वो मीडिया हो और कोर्ट पे भी हो और फिर चुनाव आयोग हो या फिर ऐसे और भी एजेंसीज़ हो जो सरकारी एजेंसीज़ होती है, जांच एजेंसीज़ होती है, इन पर भी हो। इन सब तंत्रों को समझने की कोशिश करूंगी अनुराधा और राशि, आप दोनों से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए इशारा कर रहा है, ब्रेक पर रुकते हैं, लेकिन हम समझेंगे कि क्यों गुम हो जा रही हैं हमारे देश में सामाजिक जिम्मेदारियां। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी और आज रिपब्लिक डे पर एक स्पेशल कार्यक्रम कि क्यों गुम हो जा रही हैं देश में सामाजिक जिम्मेदारियां। हमारी सहयोगी अनुराधा और राशि हमारे साथ है। अनुराधा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे भी और राशि से भी ये समझने की कोशिश की थी कि हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं समाज के प्रति, भारत का नागरिक होने के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां सिर्फ मीडिया को ही क्यों कोसे, शायद आम लोगों में भी नहीं है। अगर देश की बेटियों को मजबूरी में जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है तो उसका आक्रोश तो दिख ही नहीं रहा। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद बेटियों की सुरक्षा, हरियाणा से ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कैंपेन चलाया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये कैंपेन तो दम तोड़ रहा है या फिर इसका आधार ही खत्म हो जाना चाहिए। इसे कहना चाहिए कि ये असफल हो गया कि देश की बेटियों को जंतर मंतर पर 3 दिन के लिए बैठना पड़ा
तब जाके जांच समिति का ऐलान हुआ, अनुराग ठाकुर ने किया। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और लेकिन वो जांच समिति का जब गठन हुआ तो उन खिलाड़ियों से पूछा ही नहीं गया, जो कि आश्वासन अनुराग ठाकुर ने। बट सबसे बड़ी दुख की बात नेहा यहाँ ये है कि वो बेटियां, वो खिलाड़ी जो हमारे लिए मेडल लेकर आए, जिन्होंने, जब हम लोग सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमने ये किया है, हमारे देश ने ये किया है, उनके लिए ऐसी मजबूरी खड़ी हो गई कि उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। उसके बाद वो बैठी भी, बैठने के बाद उनकी आवाज को 3 दिन तक नहीं सुना गया, सरकारें मौन रही। देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी हमारे देश के लिए कुछ लेकर आ रहा है, या देश के लिए कोई भी ऐसा पल लेकर आ रहा है जिसमें हम हर भारतीय महसूस कर रहा है कि हम बहुत ज्यादा ही गौरव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे वो जूझ रही हैं दिन रात। और उसके बाद है कि आप उनके अच्छे वक्त में उनके साथ है, लेकिन उनके बुरे वक्त में आपने उन्हें छोड़ दिया है, और ये हमारे मॉरल्स कहाँ हैं? बिल्कुल। और मेरा सवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी है कि हर सवाल पर आप चीखती हैं, तो जंतर मंतर पर 3 दिन तक महिला पहलवान खिलाड़ी बैठी रही, आप खामोश क्यों रही? आपने चीख कर क्यों नहीं सवाल किया कि इन बेटियों की सुरक्षा में क्यों कमी हो गई, इन बेटियों को इंसाफ में क्यों कमी हो रही है? तो ऐसे कई चेहरे हैं जी, जो महंगाई पर पहले सड़कों पर दिखते थे, ऐसे कई चेहरे हैं जो कि बेरोजगारी पर पहले जो सड़कों पर विपक्ष दिखते पे थे। आवाज उठा, जब विपक्ष में होते तो आवाज उठती है, लेकिन जब आप सत्ता में हैं फिर आवाज क्यों दब जाती है? सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी सत्ता में है? ये तो मतलब हमें नहीं लगता कि कहीं से भी जायज है, क्योंकि अगर देश आपका है तो पार्टी चाहे आपकी है चाहे नहीं है, लेकिन जहां गलत हो रहा है वहां आपका आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप देश के लिए कर रहे हैं। और ये आप कौन है? ये आप जनता हैं। अगर जनता अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचेगी, अगर जनता ऐसे मीडिया किसी चैनल को जिस पर उसकी खबर नहीं दिखा रहे हैं, या फिर जिस पर उसके देश की समस्या नहीं दिखा रहे हैं, तो जनता ऐसे चैनलों को बंद क्यों नहीं कर रही है? जनता जो बाबा के खबर को दिखा रहे हैं चैनल, उनको बंद भी नहीं कर रही। राशि क्या कहेंगे कि जनता तो अपने कर्तव्य से बिल्कुल खामोश हो गई है? चुप कर बैठ जाना किसी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जनता, मुझे भी लगता है कि जिस तरह आपने बात की कि जर्नलिस्ट के अंदर किस बात का डर है, उसी तरह मुझे लगता है कि जनता के अंदर आखिर किस बात का डर है। क्यों जनता बोल नहीं पाती? क्यों जनता अब इतनी खामोश हो गई है कि जो सही है उसको सही नहीं बोला जा रहा है, जो गलत है उसको गलत नहीं बोला जा रहा है? एक बिल्कुल साइलेंस है, एक न्यूट्रल सा उस पर आ गई है जनता कि आखिर क्यों, आखिर क्या? ये सवाल हर बार में जहन में आता है कि राशि, अगर ये साइलेंस है तो ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है ये साइलेंस उनके अंदर से आया है या उन्हें साइलेंट कर दिया गया है, क्योंकि इतने समय से जनता बोलती आई है, आखिर अब जनता क्यों खामोश है? आखिर ऐसा अब क्या हुआ है? तो एक तरह से मुझे लगता है कि जनता के अंदर किसी चीज़ का डर है, या वो इन सब, एक मैंने बहुत चीज़ एक नोटिस की है कि लोग आजकल लोगों के अंदर इतने वो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, या फिर आई डोंट नो क्या, लेकिन उनके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि हमें क्या लेना देना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसने ऐसा किया, उनके साथ हुआ, जब तक हमारे ऊपर कोई चीज़ नहीं बीतती है हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारे सर के ऊपर छत है तब तक हम सही हैं, हमारे सर के ऊपर छत नहीं होगी तब हम उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। तो ये ऐसा क्यों? हाँ, हम वेट कर रहे हैं, हम अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हम उसी तरफ जा रहे हैं कि एक दिन शायद हमारे पास भी कुछ ना रहे। तो अब वक्त है कि हमें जागना होगा और हमें बोलना होगा और हमें सवाल करने होंगे। लेकिन वही है ना नेहा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सत्ता में पार्टी है, अभी देखा हमने बाबा राम रहीम बाहर आए, उसके बाद जो भी कुछ हुआ, एक आरोपी जिसकी बात करें हम, बहुत सारे आरोप हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो आकर केक काट रहे हैं तलवार से, और उसके बाद ये सारी चीजें होने के बावजूद सरकार के लोग वहां नतमस्तक हो रहे हैं, बीजेपी के सांसद नतमस्तक हो रहे हैं। और मुझे तो बहुत अफसोस होता है एक महिला पत्रकार होने के नाते कि ऐसे अपराधी, जघन्य अपराधी को, जिसको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एक शहर को दंगों में जाना पड़ा। पंचकुला में दंगे हुए थे, मीडिया कर्मियों को नुकसान हुआ था, उनके गाड़ियां, उनके वाहनों को जलाया गया था। ऐसे अपराधी को पैरोल पर 14 महीने में चौथी बार पैरोल भी मिल जाती है, और फिर वो दरबार भी लगाते हैं, और फिर बीजेपी की ही जो लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो उनके दरबार में नतमस्तक भी हो रहे हैं। तो सवाल जो है, ये आक्रोश क्यों नहीं है आज जनता में? क्या भारतीय नागरिक होने के नाते
हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं इस कदर कि जब तक मेरे घर में कोई आग नहीं लगाएगा तब तक मैं चुप बैठूंगा। और ऐसे में हम अपने अधिकार की बात क्यों करते हैं? हमें अधिकार तो चाहिए, लेकिन हमारे अपनी ड्यूटीज कहाँ हैं? राशि, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक तरह से मीडिया में जो एजेंडा दिखाया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है, हर कोई जानता है, भारत को पहचानता है। लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगी कि प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन दमदार, सुपर पावर हो गया है। हाँ, एग्जैक्टली, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक तरह से हमें या लोगों को सिर्फ एक उस बुक का जो भारत है उसका सिर्फ कवर दिखाया जा रहा है, उसके अंदर के जो पन्नों में जो शब्द लिखे गए हैं, जो सच्चाई है, वो ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाह रहा है। आपने बुक का नाम लिया राशि, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस पर ये खास कार्यक्रम है। और गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं? इसका जश्न क्यों मनाया जाता है? एक पवित्र संविधान जिस पर देश के नागरिकों को चलने का जो है वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए लाया था कि हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें और इस संविधान को किसी बाइबल, कुरान या फिर गीता की तरह देश का हर नागरिक समझे और अपनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस संविधान के अधिकारों की और कर्तव्यों की अगर कोई धज्जी उड़ा रहा है तो वो बीजेपी के नेता ही उड़ा रहे हैं। आज बीजेपी के नेता अगर उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति गुस्सा तो कहीं दिखता ही नहीं है, एक भय है। लेकिन बात आज जो है वो नैतिक मूल्यों की है, सामाजिक मूल्यों की है, जो हमें समझना जरूरी है। और इसलिए हम लोगों को अगर एक के साथ कुछ गलत हो रहा है तो दूसरे को उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हम अपने पे कुछ बात गिरेगी, अपने पे गाज गिरेगी तब उठाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आग की चिंगारी है, एक घर जलेगा तो दूसरा भी जरूर जलेगा, जब तक पानी नहीं फेंका जाएगा। यहाँ पे मैं बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है गोधरा दंगों को लेकर, वो भी यहाँ पर जरूर इस पर समझना चाहूंगी कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया। अगर ये प्रोपेगेंडा पीस है, अगर मान भी लिया जाए कि अगर ये प्रोपेगेंडा पीस है, तो क्या कोई डॉक्यूमेंट्री भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के हार्मनी, सौहार्द और पीस, शांति को डिस्टर्ब कर सकती है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है? इसको समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अनुराधा और राशि। ब्रेक के बाद मिलते हैं फौरन ही कि क्या गुम हो जा रही हैं देश में सामाजिक जिम्मेदारियां। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। फिर से आप सभी दर्शकों को गुम हो रही हैं सामाजिक जिम्मेदारियां, सबसे बड़ा प्रश्न आज के वर्तमान लोकतंत्र में। अनुराधा और राशि, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप दोनों से ये समझने की कोशिश की थी कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि गुजरात दंगों पर है, और इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में दिखाने पर बैन कर दिया गया है। कुछ ट्विटर अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं जिन्होंने शेयर किया था ये डॉक्यूमेंट्री। क्या देश में एक डॉक्यूमेंट्री देखकर ही शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है? मुझे तो लगता है कि जब गुजरात दंगों के मामले भी अदालत में चल रहे थे, उन पर सुनवाई हो रही थी, और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इन मामलों में पेशी का सामना कर रहे थे, उसके बाद भी देश में चुनाव हुए और लोगों ने तो उन्हें सर आंखों पर बिठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। तो अब तो हालात बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके हैं, उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है। ऐसे में क्यों इस डॉक्यूमेंट्री पर इतनी सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है? अनुराधा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और राशि आपसे भी। अनुराधा, सबसे पहले हम बात करें कि आजकल जो हालात देश के हैं, छोटी छोटी बात पर दंगे, फसाद, या फिर हम कहें धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद एक डॉक्यूमेंट्री आती है, उसके आने से जेएनयू में पथराव होता है, बच्चों को डॉक्यूमेंट्री देखने ही नहीं दी जा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री देखने दी, उसके बाद हंगामा हो गया। उसके बाद ट्विटर से, हर जगह से, यूट्यूब से, हर जगह से इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दंगे भड़क जाएंगे या फिर बात कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन बात बढ़ेगी क्यों? हाँ, यही जानना चाह रहे हैं कि बात बढ़ेगी क्यों, बात किस तरह से बढ़ेगी। अगर आप में इतनी समझ है, अगर हम समझते हैं कि ये दंगे इस तरह से नहीं हुए थे या हमने चीज़ें देखी हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्री सत्ता पे बैठे उन सत्ताधारियों को क्या इतनी भारी पड़ गई है कि उसको बंद करने के लिए इन्हें हर हथकंडा अपनाना पड़ रहा है?
सवाल गुजरात दंगों से जुड़े हुए हैं। बिल्किस बानो का सवाल है और हलोल एक जगह है जहां पर 17 लोगों को हत्या करके उनके शव जला दिए गए थे। 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि पुलिस जो है वो सबूत ही पेश नहीं कर सकी। तो राशि, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब पुलिस नाकाम रहती है अपनी जांच में तो पुलिस की जांच में नाकामी इसलिए सामने आती है कि क्या वो सत्ता के प्रभाव में जांच कर रही थी। ये सवाल है। बिल्कुल है जी राशि, क्या कहेंगे बिल्कुल। आप? देखिए, जिस देश में जो आरोपी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उस देश में सेफ्टी की बात तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। अगर बात की जाए बिल्किस बानो वाले केस की, तो वो रेपिस्ट आज बाहर खुलेआम घूम रहा है। तो एक सवाल अपने ही जहन में आता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? क्या ये आरोपी बाहर जो खुलेआम घूम रहे हैं, ये क्या मैसेज देता है उन लोगों को जिनके जहन में आता है कि हाँ, हम क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुछ टाइम की सज़ा मिलेगी, हम बरी हो जाएंगे। तो ये किस तरह का मैसेज हमारे देश की ओर से जा रहा है कि हमारे जो क्रिमिनल्स हैं वो आराम से बाहर घूम रहे हैं, उन्हें पैरोल पे छोड़ दिया जा रहा है, उन्हें बाहर छोड़ दिया जा रहा है, बरी कर दिया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो अनुराधा, हिंदू और मुस्लिम की ये जो लड़ाई, ये वो लड़ाई है अनुराधा जिसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया। ये वो लड़ाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ और पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश बन गया। हम इतिहास से सबक नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद आज भी देश में हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो रही है और जनता वोट डाल रही है। वोट डालने का जो अधिकार है, आज के दौर में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताया जा रहा है। जनता फिर भी खामोश है। जनता से इस मुद्दे पर आपके पास क्या सवाल है? बात यही है कि हम लोग सिर्फ सत्ता के लिए या हम कहें कि सिर्फ पार्टीज के लिए लड़ रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान, मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा मुद्दा था जिस पे लड़ना जरूरी था, लेकिन सिर्फ पार्टीज के समर्थक कहें या फिर कहें कि एजेंडा जो चलाया जा रहा है वो सिर्फ चीज़ों को दबाने के लिए सिर्फ धर्म पे आ गए हैं हम लोग। और ये हमेशा से होता है। ये पुरानी बातें हैं कि जब भी हमारे इलेक्शंस हुए हैं या कुछ भी हुए हैं तो हमने असली चीज़ों को दबाने के लिए हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला है और वो हम आगे भी खेलते रहेंगे। लेकिन एक सवाल नेहा, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि जब बात सामाजिक जिम्मेदारियों की होती है, नैतिक जिम्मेदारियों की होती है, तो हम जिम्मेदारियाँ उस वक्त क्यों नहीं पूछते जब हम ये कहते हैं कि सबूतों के अभाव के कारण हमने रिहा कर दिया। छावला केस में भी यही हुआ था कि हमारे पास सबूत नहीं थे, प्रशासन की कमी रही कि वो सबूतों को सुरक्षित नहीं रख पाए। फिर वो जिम्मेदारी प्रशासन क्यों नहीं लेता, और प्रशासन लेता है तो प्रशासन के अलावा जो सत्ता में बैठी पार्टी है। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी अनुराधा, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अगर वो प्रशासन को कोस रही हैं, अगर वो पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई को कोस रही हैं, तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई या फिर जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? तो सवाल आप पूछिए। जनता से मेरी गुजारिश है कि आप सवाल पूछिए। और जाते जाते ये छोटी सी नज़्म ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगी। अनुराधा और राशि, गौर फरमाइएगा कि जिनको था ज़ुबां पर नाज, जिनको था ज़ुबां पर नाज, वो चुप हैं ज़बां दराज। जिनको था ज़ुबां पर नाज, चुप हैं वो ज़बां दराज। चैन है समाज में, वे मिसाल फ़र्क है कल में और आज में। अपने खर्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में। अपने खर्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में। बहुत ही अच्छा आपने कहा। तो और इसका मतलब जरूर समझेगा अनुराधा और राशि। और जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं तो कृपया कहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ज़रूरत है सामाजिक मूल्यों को समझने की और इसी के साथ हम सबको एक साथ आगे बढ़ने की। एक हाथ से हाथ जुड़ेगा तभी बात बन पाएगी, तो इसीलिए एक साथ जुड़कर ही उन सामाजिक मूल्यों को हम बना एक दूसरे के लिए बोलना सीखिए। जी राशि, गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई। और इसके साथ मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अब वक्त आ गया है कि आप जाग जाएं और सवाल करना शुरू कर दें, क्योंकि अब वक्त आ गया है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।